नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और आज का बिग बुलेटिन शुरू हो रहा है। बिग बुलेटिन में हम प्रतिदिन ज्वलंत मुद्दों पर, ज्वलंत समस्याओं पर विचार करते हैं और एक निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं ताकि कुछ नतीजा निकले और जो डिबेट है वो बेनतीजा न रहे। पिछले कई दिनों से जो अन्नदाता है वो सड़कों पर है। इस कड़ाके की सर्दी में किसान सड़कों पर जूझ रहा है इंसाफ मांगने के लिए सरकार से। आज तीसरे दौर की वार्ता हुई है सरकार से और तीसरे दौर की वार्ता भी विफल रही है और किसान यहाँ तक नाराज है कि किसानों ने सरकार का जो भोजन है उसे भी लेने से मना किया है। इस बीच खबर ये आ रही है कि 9 दिसंबर को अगली बैठक की तारीख तय हुई है सरकार की तरफ से, फिर किसानों को बुलाया है 9 दिसंबर को। लेकिन इस बीच 8 दिसंबर को तमाम किसान संगठनों ने भारत बंद का आह्वान कर दिया है। तो ये रार जो छिड़ी है, जो 3 किसान विधेयक हैं उनको लेकर के आज एक मांग पत्र भी किसान संगठनों की ओर से दिया गया है, जिसमें कुल मिलाकर के 6 मांगे हैं। और सबसे पहली मांग है कि तीनों कृषि कानून वापस हो, प्रस्तावित बिजली कानून निरस्त हो, एमएसपी पर लिखित भरोसा सरकार दे और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर बिल्कुल आपत्ति है, इसे तुरंत वापस लिया जाए बिना किसानों की मांग के। ये बिल जो है वापस लिए जाए। ये 6 मांगे हैं जिसमें जो जो किसान संगठन और जो आज तीसरी दौर की बात हुई है उसमें जो किसान नेता विज्ञान भवन से निकल करके बाहर आए, उन्होंने साफ कहा है कि हम बात तब जारी रखेंगे जब जो तीनों कृषि विधेयक जो सरकार लाई है वापस। मूल मुद्दा वही है कि एमएसपी को लेकर के किसान साफ इस बात साफ तौर से ये चाहता है कि उसकी फसल चाहे सरकार खरीदे, चाहे दूसरा आदमी खरीदे, चाहे तीसरा आदमी खरीदे, उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित होना चाहिए और वो उससे कम में बेचने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत विचित्र स्थिति है। और इस बीच जो हम छोटे थे तब से हम लोग नारा लगाते हैं, कहते हैं और वो भाव भी है। आज एक भाई खेत में होता है, एक भाई फौज में होता है, जय जवान जय किसान का नारा हमारी सबकी जुबान पर रहता है। लेकिन वही किसान जो अन्नदाता है उसे कोई आतंकवादी बता देता है, कोई कांग्रेस या दूसरे दलों से जुड़ा हुआ बता देता है। तो ये जो चीजें हो रही हैं ये भी बहुत भद्दी मजाक है। तीसरी चीज ये है कि जो भी सरकार को फैसला लेना है, सरकार फैसला ले और इतनी 8-8, 9-9 घंटे लंबी चलने वाली बैठकों के बाद में भी अगर कोई निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा है तो इसके पीछे क्या चीजें हो सकती हैं। और इन सब बैठकों इतनी कहीं ना कहीं सरकार की भी जिद हो सकती है, कहीं ना कहीं किसान संगठनों की भी जिद हो सकती है। तो ये स्थिति बहुत खराब है, खराब नजर आ रही है कि 3 दौर की बैठक हुई है अभी तक, पहली, तीसरी और आज 5 दिसंबर को 3 दौर की वार्ताएं बड़े स्तर पर हुई हैं और तीनों वार्ताएं सरकार की तरफ से कोई नतीजा नहीं निकला है। आज भी जब एमएसपी पर बात हुई है तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने विभागीय अधिकारियों से बात करने की बात करके बात को टाल दिया है। तो ये बहुत विषम स्थिति पैदा होने जा रही है और इस कड़ाके की ठंड में किसान सड़क पर है और अपनी मांगों के लिए जूझ रहा है, लड़ रहा है, लेकिन सरकार एक कदम पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये इसी सारे परिवेश को लेकर के, इसी सारी परिदृश्य को लेकर के हमने आज बिग बुलेटिन का ये विषय तय किया है। साजिद अली साहब, क्या लग रहा है कि सरकार बहुत ज्यादा जिद पर अड़ी है और किसानों की बात जो कर रही है, किसान एक दूसरा उदाहरण और भी दिया जा सकता है कि आपको पहले ये कोई दवा आपको दे दी गई और वो आपके कहा गया और किसान कह रहा है साहब हमें इससे फायदा नहीं हो रहा, और उसके बाद में भी स्थिति है कि नहीं साहब यही दवा आपको मिलेगी, इसी से आपको इलाज कराना पड़ेगा। अगर किसान खुद कह रहा है कि हमारे हित में नहीं है, इससे किसानों का हित नहीं हो रहा है,
तो फिर इस बात की जबरदस्ती क्यों की जा रही है और इस मुद्दे पर सरकार समझौते का रास्ता क्यों नहीं निकाल रही है? इस मुद्दे पर सरकार पीछे हटने को क्यों तैयार नहीं है? साजिद अली साहब, क्या सरकार बिल्कुल जिद पर अड़ी है और किसानों का जो स्वरूप है, किसानों की जो मांगे हैं वो जो निकल करके सामने आई हैं, उनके सामने बिल्कुल जिद्दीपन वाला रवैया सामने आ रहा है और यही कारण है कि 3 दौर की जो वार्ता हुई अभी तक वो पूरी तरह से विफल हुई। साजिद अली। साजिद अली। चलिए गौतम जी बोलिए। गौतम जी। सबको नमस्कार करते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि क्या इन बिलों की कभी किसानों ने मांग की थी? क्या ये कोरोना काल में ही क्यों लाए गए? हर्ष धुन से ही क्यों पास कराए गए? ये वजह ये है, अब जो किसान पैदा करता है उसका निर्धारित मूल्य कुछ नहीं है, और गेहूं से अगर बिस्कुट बनता है तो उसका निर्धारित मूल्य है, हर चीज का निर्धारित मूल्य है। किसान यंत्र खरीदने जाता है उस पे जीएसटी लगी हुई है, हल पे है, ट्रैक्टर पे, सब पे जीएसटी है, डीजल पे जीएसटी है, मगर उसकी फसल का कोई वो नहीं है। तो ये बिल्कुल सरासर इनके पीछे जो है, जो कोऑपरेटिव जगत जो है, अडानी अंबानी वगैरह जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी वजह से ये सरकार चल रही है, उन्हीं की ये एबीएम दी हुई है। ये एबीएम की सरकार बगैर उनके इजाजत के नहीं कुछ कर सकती। इनके पीछे जो रिमोट है वो जब तक ओके नहीं करेगा तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। ये बिल्कुल बेईमानी वाली बात है। और कोई मांग करता है तो उसको खालिस्तानी बता दिया जाता है, पाकिस्तानी बता दिया जाता है, हिंदू मुसलमान बता दिया जाता है। तो ये क्या बद्दा मजाक है? आज दुनिया में क्या थू थू हो रही है और मुल्कों में भी जो है प्रदर्शन होने लगे। तो ये सारी बातें हैं, इनको सरकार को लेना पड़ेगा और ये और भी और ज्यादा रूप धारण करेगा। ये आप देख लेना, 9 तारीख तक देख लो, बहुत अभी ट्रकों की हड़ताल होने जा रही। आपने कोरोना काल में मंडियां बंद कर दी, किसान जो है कोई अपनी फसल बेचने को तैयार नहीं, कोई कहां रह जाए। कितना परेशान करोगे भाई? तुम क्या चाहते हो कि किसान सब बंधुआ मजदूर बन के पूंजीपतियों के अंडर में काम करे? यही व्यवस्था चाहते हो? जरा गांव में आके देखिए, किसान को आके देखिए कैसे कड़ाके की ठंड में इतना गांव का उत्पात मचा हुआ है, गाय जंगली जानवरों को उत्पात मचा हुआ है, वो बेचारा रात रात भर सो नहीं पाता है। तो आप जो एक अन्नदाता है, जो इस देश की मेन वो एक रीढ़ है, और उसको आप इस तरह से परेशान कर रहे हो। क्या बात है? क्या चाइना से अंडवानी और अंबानी जो है डील हो रहे हैं? कि ये क्या वजह? क्या अंबानी का और अंडानी के चाइना में व्यापार नहीं कर रहे? तो ये सारी चीजें हैं, सरासर बेईमानी पे सरकार है, तानाशाही पे सरकार है, और ये निश्चित इसका किसी न किसी दिन अंत ऐसा होगा कि जिंदगी में इनको ऐसा सवाल जवाब मिलेगा ये कभी उबर नहीं पाएंगे। मीठी मीठी बातें कितनी भी कर लें, चाहे कितने भी लच्छेदार बातें कर लें, समय इनको माफ नहीं करेगा। ये किसान अन्नदाता की आत्मा की पुकार है। इतना अन्नदाता किसान परेशान है हद से ज्यादा। तो ये जवाबदारी तो सरकार की होती है। सरकार इस पे बताए क्यों नहीं कर रही? क्या जिद है तुम्हारी? जी ये जवाबदारी सरकार की है। ऐसा बिल जो किसानों के फायदे के लिए बनाया जाता है और उसमें किसानों को भी फायदा नजर नहीं आ रहा हो, तो ऐसे बिल का क्या फायदा? किसान इस बिल का विरोध कर रहे हैं। इसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये हो सकता है कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आया हो सकता है, और दूसरा ये हो सकता है कि सच में ये बिल किसानों के अगेंस्ट ही हो। अगर उन्हें ये बिल समझ में नहीं आया तो सरकार क्या ये था कि उन्हें कोई अब तक कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस बिठाई जानी चाहिए थी जिसमें सारी चीजें अच्छी तरह से उन्हें एक्सप्लेन करके बताई गई हो, जिससे कि ये ना बोला जा सके बाद में कि किसानों को ये बिल समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे बिल बनाए जाने से क्या फायदा है जिसमें किसानों को उनका हित ही ना समझ में आ रहा हो? आपको ये बताना चाहेंगे कि किसान जिस तरह से
किस तरह से किन मुद्दों पर आपत्ति है किसान को। जो तीसरा कानून है, इन्होंने तीसरा कानून जो पारित किया है, तीसरे कानून के हिसाब से सरकार ये कहती है कि अब बेहिसाब जमाखोरी कर सकते हैं, आप कालाबाजारी कर सकते हैं। किसान जो उत्पाद लेकर आता है उसकी वो बेहिसाब जमाखोरी कर सकते हैं लोग, क्योंकि सरकार का मानना है कि इससे व्यापारी को मुंह मांगा, व्यापारी जो है किसान को मुंह मांगा दाम देगा। मगर क्या ऐसा होता है? किसान से पूछिए जो अपनी मेहनत से फसल उगाता है। हकीकत ये है कि जब भी फायदा होता है तो बढ़े हुए जो दाम होते हैं वो सिर्फ व्यापारी की जेब में ही जाते हैं, और जो नुकसान होता है वो सिर्फ किसान अपनी जेब से उसको भरना पड़ता है। ये हमारी व्यवस्था है, लिहाजा सरकार कह रही है कि जमाखोरी करें और इससे किसान का फायदा होगा। जमाखोरी कौन कर सकता है? पूंजीपतियों को फायदा होगा। जी हाँ, सॉरी, इससे नहीं, सरकार कह रही है कि जमाखोरी करें, किसान को फायदा। सरकार का ये कहना है, सरकार का ये कहना है किसान के हित में है, जमाखोरी करिए, किसान के हित में है। जमाखोरी कौन करेगा? जो जिसके पास बेहिसाब पैसा होगा, यानी कि एक तरह से पूंजीपति को पिछले दरवाजे से वो पूरी तरह से प्रवेश करने की कोशिश की जा रही है। नंबर 2, किसान लगातार कह रहे हैं कि जो हमें लिखित में न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए, और इससे जुड़ा हुआ है मंडी का मुद्दा। जहां किसान अपनी उपज लेकर जाता है, सरकार उनसे जुड़ी हुई समस्याओं को सुलझा तो पा नहीं रही है। तमाम जगहों पर मंडी बंद होती जा रही है। सुधार तो बहुत दूर की बात है। सरकार निजी मंडियों को बढ़ावा दे रही है अपने इस कानून में। अगर किसान के पास विकल्प हो कि निजी मंडियों में और प्राइवेट मंडियों का, तो वो किसके पास जाएगा? सरकारी मंडियों में उसे 4 से 5% टैक्स देना पड़ता है, मगर निजी मंडियों में उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। तो जाहिर सी बात है कि किसान सरकारी मंडियों में क्यों जाएगा, प्राइवेट मंडियों की ओर जाएगा। तो इससे क्या होगा? कुछ दिनों बाद में तमाम जो सरकारी मंडियां हैं वो खत्म हो जाएंगी। फिर क्या होएगा? फिर किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य कहाँ से मिलेगा? अगर उसकी फसल बर्बाद हो जाती है या उसकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, तो इस वक्त कानून में ही कहीं, इस वक्त के कानून में कहीं पर भी लिखा है कि उसकी ये एमआरपी होगी। निजी मंडियों में न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना मिलेगा उसे, ये कहीं पर नहीं लिखा है। किसान इसी बात की मांग कर रहा है और सरकार इससे बच रही है, और उल्टा उस किसान को बदनाम कर रही है कि किसान खालिस्तानी है, ये है। मीडिया में जिस तरह से दिखाया जा रहा है, वो किसान जिसे बदनाम किया जा रहा है वो तो सीधी सादी सी अपनी मांग रख रहा है कि वो एमएसपी कितनी है, वो न्यूनतम मूल्य उसका कितना है वो बता दे। देश का अन्नदाता है जो, उसकी हमें मदद करनी चाहिए, सरकार को मदद करनी चाहिए, क्योंकि कारखानों से निकली हुई वस्तु पे जब एमआरपी होती है तो खेत से निकले हुए अनाज पे की एमएसपी की भी गारंटी होना चाहिए। देश का जो जब हमारे प्रधानमंत्री जी एक देश एक चुनाव की चिंता करने की बात करते हैं, तो एक देश एक व्यवहार की भी बात करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसान, जो छोटा किसान है उसके साथ में क्या है, और पूंजीपतियों के लिए आप सारे दरवाजे खोलते जा रहे हैं। और अगर उसे कभी भी उसके साथ गलत व्यवहार होता है, अगर वो कभी कानून के लिए जाता है, तो सबसे पहले उसे एसपी के पास जाना होगा, फिर डीएम के पास जाना होगा, फिर इतना लंबा प्रोसेस है, और उनको सिर्फ 30 दिन का समय दिया गया है, जबकि पूंजीपतियों को 60 दिन का समय दिया गया है, और वो अपने बड़े से बड़े वकील भी रख सकते हैं। तो इतना भेदभाव सरकार क्यों कर रही है? अन्नदाता भी कहती जय जवान जय किसान का भी नारा लगाते हैं, और अन्नदाता भी कहती है, और किसानों के हित के लिए भी ये बिल बनाया गया है। जबकि किसानों को अगर ये हित की बात होती तो आज किसान इतने दिनों से सड़कों पे क्यों पड़ा हुआ है? किसान को सड़कों पे पड़े होने की जरूरत नहीं महसूस होती, और कोई उनकी बात से संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? चलिए रमेश जी बोलिए। रमेश जी। शेखर जी, ये जो बिल आया है, कानून बनाया है, सरकार कह रही है हम किसानों के हित में लाए हैं। तो किसानों का इतने लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा है, ये साबित कर रहा है कि किसानों के हित में ये बिल नहीं है। सरकार ने जिस तरह से इसको अध्यादेश लाई है, ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी? किसान तो मांग कर नहीं रहे थे, तो अध्यादेश लाए। अरे इसको कानून बनाने के लिए संसद में पहले चर्चा होनी चाहिए थी, सारी बातें स्पष्ट हो जाती। जब सारे लोग उस पर, किसान भी सहमति देते, तो उसमें कानून बनना चाहिए था। जिस तरह की आज 3 दौर की वार्ता विफल रही है,
ये सरकार जो है वास्तविक में इन समस्याओं को समाधान करना ही नहीं चाहती है, क्योंकि वो चाहती है लंबा खींचे। सर्दी का समय है, रोड पे किसान है, वो चाहते हैं ये परेशान होकर स्वयं वापस चले जाएं। किसान की मंशा, सरकार की मंशा इस जो है वो ठीक नहीं है, किसानों के कहीं भी हित नहीं है। जब किसान के हित में नहीं है, किसान विरोध लगातार कर रहा है, तो सरकार को जिद छोड़ देनी चाहिए और इस कानून को वापस लेना चाहिए और एक बार इसको बैठ कर संसद में इस पर चर्चा कराए, उसके बाद कानून बनना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से ये लोग पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाहते हैं, अभी देख लीजिए, फरुखाबाद में आलू की फसल तैयार हो रही है और अभी से कारपोरेट जो है, कंपनी के लोग जो है 14 रुपए में आलू की मांग कर रहे हैं कि हम आपका आलू खरीदेंगे। अगर मान लो जिस तरह से आज किसान 14 रुपए में देगा, इससे पहले 10 और 11 रुपए में आलू किसान ने बेचा, और जब हमें आम पब्लिक को वही 50 रुपए में आलू खरीदना पड़ रहा है, तो किसान के हित में कहीं नहीं है। ये सरकार सिर्फ जो है पूंजीपतियों, उद्योगपतियों को बढ़ावा देना चाहती है, जमाखोरी कराना चाहती है। जमाखोरी होगी तो फिर आम जनता को भी महंगा किसान की फसल मिलेगी और किसान को पैसा जो है पर्याप्त नहीं मिलेगा। हम यही सरकार से कहना चाहते हैं कि ईमानदारी के साथ किसानों के साथ वार्ता करे तो उस पर कुछ रिजल्ट आना चाहिए। और अगर इतना लंबा समय हो गया है, खिंच रहा है, ये कानून जो है बिल्कुल गलत है, हित में नहीं है, तो इसको वापस लेकर एक बार पूरे संसद में चर्चा इस पे होनी चाहिए। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में मुझे प्रतिभाग करने का अवसर दिया। मैंने सांस रोककर बड़ी तल्लीनता से आप सभी को सुना, तो बड़ी उम्मीद करता हूं आप सबसे भी कि अब आप मुझे भी सुनेंगे। सबसे पहला विषय ये है कि आखिर इस कानून की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी। सबसे पहला विषय ये आता है, 1950 के दशक में देश की जीडीपी में खेती का योगदान 53% था, जो 15-16 में महज। अरे आज की बात करो, 53 में आप चले गए हो। अरे मौजूदा हालात पे बात करो। किसान सड़क पे है, उस पे पानी छोड़ा जा रहा है, आप 53 की बात कर रहे हो, ये नहीं चलेगा, ये गलत बात है। आप पुराना उदाहरण क्यों दे रहे हो? आप मौजूदा हालात पे बात करिए। फिर आप कह रहे हो टोका टाकी, हम गलत बात थोड़ी सुन लेंगे भाई। डिबेट का मतलब क्या है? आप जो कहेंगे वो सही है। आप मौजूदा हालात पे बात करिए, खूब बोलिए, कोई नहीं बोलेगा। चलिए पूरी करी बात। नहीं भाई साहब, ये डिबेट का रूल है कि पहले दौर में कोई नहीं बोलता, मैंने सांस रोक के सुना। इन सबकी गौतम जी सुन लीजिए। मैंने कभी नहीं बोला, और गौतम जी से मेरा निवेदन है कि आज के बाद अगर आप दोबारा बोलेंगे, मैंने दोबारा भी ये बात बोली है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मुझे बीच में बोलना आपसे बेहतर आता है और आपसे बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मैंने कभी नहीं बोला। मैं सम्मान करता हूं डिबेट के अपने कर्तव्यों का, डिबेट की अपनी चाल चलन का। दूसरा विषय, पहली चीज मैंने कहा, आपको इतिहास भी समझना पड़ेगा, आपको जरूरत भी समझनी पड़ेगी, और सही और गलत क्या है इसके आंकड़े भी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। मैं कोई भी बात लफाजी नहीं करता हूं, मैं रिटन करता हूं, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, और अपने जिम्मेदारी को मैं समझता हूं कि मैं एक जिम्मेदार चैनल पे बैठा हुआ हूं, मुझे क्या जिम्मेदारी से बोलना है ये मुझे बेहतर पता है, ठीक है ना। बोलिए, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से बोलिए, वहां से स्टार्ट करिए जब से देश आजाद हुआ है। हमें थोड़ी करिए। धैर्य नहीं। 1950 के दशक में देश में जीडीपी में खेती का योगदान 53% था। आखिर क्या कारण रहा कि 2015-16 तक महज 15% जीडीपी में योगदान रह गया। दूसरा विषय मैं आपको रख दूं, 1970 में एक टीचर का वेतनमान 90 रुपए होता था और एमएसपी, गेहूं की एमएसपी 76 रुपए कुंटल होती थी। तीसरा विषय मैं रख दूं आपके सामने, नए कृषि कानून मंडियों के साथ साथ किसानों को नए विकल्प उपलब्ध करा रहे हैं, मंडी खत्म करने की कहीं कोई व्यवस्था है ही नहीं इसमें। पहली चीज मैं रख दूं आपके सामने। दूसरी चीज मैं एक और रख दूं, छोटी जो ये आंदोलन हो रहे हैं उनसे रिलेटेड है, छोटी जोत। देश में 83% किसान 2.5 एकड़ से कम के किसान, छोटी जोत के किसान हैं। सबसे बड़ा विषय मैं आपको बता दूं कि पंजाब में यही छोटी जोत के किसान महज 35% हैं। पंजाब में बड़ी जोत के किसान लगभग 65% से ज्यादा किसान बड़ी जोत के किसान हैं। तीसरा विषय, पंजाब
नए कृषि कानूनों ने पंजाब सरकार ने लागू नहीं किया है, लेकिन फिर भी पंजाब से विरोध हो रहा है। आप देखिए, ना उत्तर प्रदेश से विरोध हो रहा है, ना महाराष्ट्र से विरोध हो रहा है। या ऐसा लग रहा है कि किसान सबसे ज्यादा अगर परेशान है तो वो पंजाब का। मैं बांटना नहीं चाहता, लेकिन स्थितियां स्पष्ट करना चाहता हूं, क्योंकि स्थितियों का स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। दूसरा मैं विषय आपके सामने एक और रख दूं कि अब ये समझिए कि जैसे मोदी जी पर भी ये आरोप लगा देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की किसान सरकार जो है वो किसानों के लिए क्या कर रही है। आंखें खोलने वाली मैं आपको आंकड़े दे दूं कि भारतीय जनता पार्टी किसान आखिर क्या कर रही है। मोदी जी ने अपनी सरकार में आते ही ये तय किया था, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि भारत के किसानों की आमदनी 2025 तक करनी है, 2 गुनी किसान की आमदनी करनी है। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि साहब देखो कि हमारे दामाद की आमदनी मुझे 2 गुनी करनी है। खैर कोई बात नहीं। केंद्र सरकार द्वारा 315 लाख करोड़ धान की खरीद की गई, 315 लाख करोड़ धान की, और जिसमें से 202 लाख करोड़ 64% धान केवल और केवल पंजाब से खरीदा गया। सबसे बड़ा विषय। दूसरा विषय रख दूं, हरियाणा और पंजाब ये दोनों राज्य जहां से आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आज से नहीं, 1975 के बाद से 1985 के बाद से वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलन में है और सक्सेस हुई है। क्योंकि आप भी ये जानते होंगे कि सबसे ज्यादा सरसब्ज किसान अगर कहीं का कहा जाता है तो वो हरियाणा और पंजाब के किसान को कहा जाता है। वहां कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कई सालों से चलन में। दूसरा एक विषय जो किसानों की चिंता है, मंडियों को खत्म करने की। मैं स्पष्ट कर दूं कि माननीय मोदी जी की सरकार में स्पष्ट है कि मंडियां खत्म नहीं की जाएंगी। उसका एक उदाहरण मैं आपको दे देता हूं कि मोदी जी की सरकार ने विगत 3 साल के अंदर 1000 से ज्यादा मंडियों का डिजिटलाइजेशन कर दिया है। अगर हमें मंडियां खत्म करनी होती तो हम ये डिजिटलाइजेशन क्यों करते? सबसे बड़ा विषय। दूसरा विषय मैं और रख दूं, 2009 से लेकर 2014 तक 2009 से लेकर 2014 तक धान की खरीद 2 लाख करोड़ रुपए की हुई थी, और 2014 से लेकर 2019 तक में 5 लाख करोड़ रुपए की हमने धान की खरीद सरकारी मूल्य यानी एमएसपी पे की है। 2.5 गुने से ज्यादा खरीद हमने एमएसपी के की है। 5 साल के अंदर हमने बढ़ाया है। गेहूं 2009 से 2014 तक 1.5 लाख करोड़ रुपए की खरीद हुई थी, हमने 2014 से 2019 तक की मोदी सरकार ने 3 लाख करोड़, दुगनी ज्यादा की खरीद की है। सबसे बड़ा विषय आपको ये मैं रख देता हूं आपके सामने। तीसरा विषय मैं एक और कर दूं, दाल को लेकर के आपको याद होगा एक दौर आया था कि दाल आयात करनी पड़ती थी भारत को। आपने ये बहुत साल पेपरों में पढ़ा होगा, अनिल भैया पत्रकार भी हैं। दाल की 2009 से लेकर 2014 तक के बीच में दाल केवल 650 करोड़ रुपए की खरीदी गई थी एमएसपी के अंतर्गत, और 2014 से 2019 के बीच में 50,000 करोड़ की दाल खरीदी गई माननीय मोदी जी की सरकार में। दूसरा एक विषय मैं और रख दूं, आज इतनी सरकारी योजनाएं एक साथ गवर्नमेंट ने कभी चलाने का प्रयास नहीं किया। हमारी किसान सम्मान निधि योजना हो, किसान पेंशन योजना हो, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना हो, फसल बीमा योजना हो, अल्पकालीन फसल ऋण योजना हो, कृषि यंत्र अनुदान योजना हो, फसल बागीचा अनुदान, ऐसी तमाम योजनाएं हैं जो केवल और केवल इस तरफ इशारा करती हैं कि मोदी जी किसानों को लेकर के कितने गंभीर हैं। दूसरा, कांग्रेस के साथी ने बड़े तत्परता के साथ भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा दिया कि वो किसानों को बैठाल के रखें, उनके आंदोलन को ठंड की आड़ में झोंकना चाहते हैं। अरे हमसे आप किसानों के दर्द की बात करते हो। आपको याद नहीं होगा सत्याग्रही आंदोलन, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में कृषि भूमि को नीलामी में बेचने के निर्णय के विरोध स्वरूप 1969-70 में किसानों का सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ, जिसमें 20,000 सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया था। मान्यवर, संगरिया में, बंगाल के संगरिया में पुलिस की बर्बरता से कई किसान गोली का शिकार हुए थे, गोली कांड हुआ था, जिसकी तुलना जलियांवाला बाग से की गई थी। आपको याद हो विदर्भ के साजिद अली, गौतम जी जवाब दीजिए। मैं बोलूं क्या? हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा हूं वर्मा जी, शेखर जी, आप ये बताइए, कहने का मतलब आप जो मौजूदा हालात पे चर्चा होती है,
आप जो पुराने उदाहरण हमको देते हो, ये पुराने उदाहरण हमने बहुत पढ़े हैं और हम भी जो है ये नोट करके नहीं लाते। हम तो कभी हमने पेपर तैयारी नहीं की, जैसा आप क्वेश्चन करते हैं जैसा जवाब आता है हम वैसा देते हैं। कि ये जलियांवाला बाग को आप जो है कांग्रेस से जोड़ रहे हो। अरे तुम्हारा देश की स्वतंत्रता में क्या योगदान है? क्या किसानों के लिए कर दिया? आपने सिर्फ नाम बदल दिए, सारी योजनाओं के नाम बदल दिए, सारी योजनाओं के नाम बदले, नाम कोई, योजनाएं वही चल रही, आपने नाम बदल दिए। आप जो है हैदराबाद में भी गए थे कि भगवानपुर कर देंगे, उत्तर प्रदेश में इतना क्राइम हो रहा है, इसको उत्तर प्रदेश को उत्तम कर दोगे, इलाहाबाद को वो आ रहा है अल्लाह के नाम से आ रहा है इलाह, तो तुमने प्रयागराज। अरे इससे कोई समस्याएं थोड़ी हल होती है? आप ये हमको बातें न समझाओ, हमने बहुत बातें सुनी है, देखी है, उम्र भी है, मगर मौजूदा हालात क्या है? अगर कांग्रेस ने कहीं गलती की तो कांग्रेस का उसको खाजाना भी उठाना पड़ा। इंदिरा जी की सरकार चली गई और फिर 19 महीने में वापस आ गई, आप वो भी नहीं संभाल पाए। आपने कहां पे क्या कर दिया है? किसान परेशान है, नौजवान परेशान है। किसान का सिर्फ एक बात है, जब हर मूल आप तय करके देते हो तो उसका भी मूल तय करके लो। मेरी इतनी सी बात है, तो आप इसमें क्या परेशानी? जब सब कुछ आप अच्छा कर रहे हैं तो निर्धारित मूल क्यों नहीं तय कर रहे हैं? आप कह रहे को धान खरीदा जरा आ जाइए, कागज दिखा देंगे। जब किसान आज बाहर लेके जाता है तो क्या आज पल्लेदार नहीं है, आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, 3-3 दफे ट्रालियां वापस लाता है। आपने तो कह दिया। और कॉन्ट्रैक्ट बेस में ये पाबंदी नहीं है। आप जो पंजाब हरियाणा की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को चारों तरफ से दिल्ली घिर गई है। क्या आपके फतेहगढ़ में जो है किसानों ने, किसान यूनियन ने आंदोलन नहीं किया? क्या रोड जाम नहीं? कहां नहीं हो रहा है? किस जगह नहीं हो रहा है? ये तो छोड़िए, देश को छोड़िए, विदेशों में हो रहा है। तो ये बातों से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि उसका समर्थन मूल आपको देना पाए चाहिए। जब आप गेहूं से बिस्कुट बनाते हैं, वो 10 रुपए का पार्ले कर देते, 10 साल जाए टूट जाए, मगर 10 से नीचे नहीं देगा। ले लेंगे आप बर्तानिया ब्रेड ले लेंगे, और जितने आइटम बनते हैं, नमकीन वगैरह ये बनते हैं, किसान से भाई साहब, गौतम भाई साहब, किसान से ये बात खत्म हो जाएगी। गेहूं खरीदते किसान से किस मूल्य पर, और मॉल में जाके उसका पैकेट किस मूल्य में बिकता है जाकर? आटा की ही अगर आप बात कर ले तो। अरे मेरी बात सुनो, आप ये बताइए, आज आप वार्ता कर रहे हो, तुमने कभी नोटबंदी पे पहले से कभी वार्ता की? जीएसटी पे वार्ता की? लॉकडाउन पे वार्ता की? तुम एकदम जो है उसमें कोरोना काल में इन 3 बिलों को ले आए, कभी तुमने वार्ता की? आज वार्ताएं कर रहे हो, सिर्फ टालने वाली बात है। जब तक अडवाणी, अडानी, अंबानी नहीं कहेंगे, जब तक चाइना से इनका बटन नहीं दबेगा, तब तक ये कुछ नहीं करने वाली। ये चाइना का नाम लेते हुए, इनके मुंह से चाइना के नाम निकलते हुए डर लगता है। तुम देश की बातें बढ़ा रहे हो। देश जैसे तुमने बनाया, देश तुमने आजाद करा दिया, क्या है योगदान तुम्हारा देश में? सिवाय लूटने के लिए आए हो। क्या बने? जब भाजपा की सरकार आती है तो किसानों पे, बेरोजगारों पे और दलितों पे, कमजोर तबके पे क्यों इतने अत्याचार बढ़ जाते? गौतम जी, साजिद अली, हाँ, देश में किसानों की उपेक्षा का नतीजा ये हुआ कि आज हमारा किसान सबसे ज्यादा दुखी है। इतनी लूट दुनिया में किस गरीब किसान के बेटे को ही सांप काटता है, क्योंकि वो रात में पानी लगाता है, ठंड जाता खेत में तो उसको काटता है। इसी बात को लेकर डॉक्टर जी ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं किया करती हैं। आज हमारा किसान जो धरने पर बैठा है और माननीय कह रहे हैं कि केवल हरियाणा और पंजाब का किसान जो है धरने पर है, तो आपको बता देना चाहता हूं कि आपका यूपी का किसान यूनियन के लोग 7 तारीख को यहां से निकल रहे हैं। 7 तारीख को यहां से निकल रहे हैं और दिल्ली चारों तरफ से घेरेंगे। केवल घेर गई है। आवाज गड़बड़ कर रहा है भाई। आपने किसानों के साथ अन्याय किया है। किसान के एक भी बिल में जो आपने किसान का नाम नहीं लाए हो, एमएसपी का जिक्र तक नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्यों नहीं आप एमएसपी देना चाह रहे हो?
चलिए ठीक। दीप्ति सिंह, जी एमएसपी देना तो इसलिए नहीं चाह रही है सरकार क्योंकि विकास जी और वहां के किसान रजाई ओढ़कर कैसे दिन लेटता है, कैसे दिन में उसकी गन्ने की ट्राली पहुंचती है। ये आप देखें, गन्ने का भुगतान अभी कई करोड़ों का भुगतान है, अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन आप कहते हैं कि हमारी सरकार सब कुछ कर रही है। आपकी 17 लाख करोड़ गन्ने का बकाया है। बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जानते हो बिजली का को नहीं जलाना जानते लगा हो, दिए। हर कुछ जगह नहीं जानते हो, निजीकरण, जानते हो। हर जगह निजीकरण करना चाहती है। किसानों को भी एक तरह से उनकी जमीन पर उन्हें बंधुआ मजदूर बना देने का है ये नियम। ये जो बिल है, काला कानून, ये किसानों को उनके ही खेत पर एक समय में उनकी ही जमीन पर बंधुआ मजदूर बना देना है। और क्योंकि सरकारी मंडियां खत्म हो जाएंगी जब निजीकरण में निजी मंडियों में जब किसान जाएगा वहां उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो वो सरकारी मंडियां बंद हो जाएंगी, अपने आप ही बंद हो जाएंगी। एक समय जब आएगा जब वो ये कह देंगे पूंजीपति कि हम इतने आपकी फसल का हम इतना ही रेट दे सकते हैं, क्यों? क्योंकि आपकी फसल की क्वालिटी डाउन है और आपकी फसल का कोई ना कोई कमियां निकाल के वो उसकी मजबूरी हो जाएगी और वो उसी रेट में देने पर मजबूर होगा। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होगा, उसके पास ऑप्शन ही नहीं रखेगी। एक तरह से उसकी ही जमीन पर उसे बंधुआ मजदूर बना देने का इरादा है पूरी तरह से। ये जो बिल है किसान क्यों विरोध कर रही है? किसान इसीलिए विरोध कर रही है। ये 2 मिनट का टाइम लगेगा, आप फौरन बिलों को वापस कर दिए, कह दीजिए कि हमने आपकी एमएसपी मान ली, बात खत्म हो गई। आपने जैसे कोरोना में कर दिया, उसमें लॉकडाउन में कर दिया और उसमें जीएसटी में कर दिया, नोट बंद, 1000 का नोट बंद कर रहे, 2000 के चला रहे हो, क्या पागलपन है भाई। फिर लगी हुई है गौतम जी, अडानी अंबानी की जेबें भी कहाँ से भरेंगी? अडानी अंबानी के व्यापार चल रहे हैं चाइना में, और ये चाइना का सारा अंडरग्राउंड भरने के लिए कानून लाए। मालगाड़ियां उसकी चल रही है, उनकी ट्रेनों का समय है। आप 500 किलोमीटर का आपको किराया देना पड़ेगा, चाहे 100 किलोमीटर जाओ, 500 किलोमीटर। अरे क्या वजह है भाई? आज जो है 2 रुपए का 1 रुपए का जो पहले प्लेटफार्म होता था, अब कितने का है? कहाँ देखोगे? क्या है पहले 100 वाट का बल्ब लगता था, 100 वाट का बल्ब लगता था, 500 रुपए बिजली का बिल आता था। आज के समय में 9 वाट का बल्ब लग रहा है और साथ में 5000 का बिल आ रहा है और उससे भी ज्यादा का बिल आ रहा है। क्या है? निजीकरण कर रहे हैं आप सिर्फ अपने कुछ चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए, और आम पब्लिक, आम जनता, चाहे वो किसान हो चाहे वो आम जनता हो, हर किसी को त्रस्त है, हर जनता त्रस्त है। मेरी आवाज निजीकरण का फायदा आज मैं बच्चों के माननीय नेताजी ने आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहते हैं, उन्होंने अपनी सरकार बनने पर चुंगी खत्म कर दी। ठीक है, विकास जी कुछ कहना चाहें? समापन करें। विकास जी एक बात पूछना चाहेंगे आपसे, जब हम मॉल में जाते हैं, किसान से एक किसी उसकी उपज का मूल्य एक तय हो, उस तय पर ले लिया, जब मॉल में हम उसी चीज को खरीदने के लिए जाते हैं तो उसका 10 गुना रेट होता है। और जब उस 10 गुना रेट की एमआरपी होती है तो फिर किसान की जो खेत की उपज पैदावार करता है उसकी एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं है? बस इतना सा सवाल है आपसे, आप थोड़ा सा इतना बताइए। की बात है, मामला खत्म। विकास जी दुर्भाग्य मेरा जी एक बात का और जवाब, बोलो विकास, बोलो। एक जवाब की जो है, सिंचाई हम लोगों ने मुफ्त की थी, तो आपने जो है सिंचाई का समर का पैसा है, मान्यवर सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, एक बिजली बिल का तिगुना क्यों कर दिया? सुन लीजिए ना, अरे सुन लीजिए मान्यवर। हाँ बोलिए। एक बात से बड़ा विषय मैं रख दूं इनके सामने। पहली चीज एमएसपी, पहले तो समझिए जो 3 दौर की वार्ता हुई उसमें किसानों की तरफ से कोई भी प्रस्ताव नहीं था। आपने ये मीडिया न्यूज चैनलों के माध्यम से भी सुना होगा, सबके माध्यम से सुना होगा कि किसानों के पास किसी भी प्रकार का प्रस्ताव नहीं था। सरकार ने
सरकार ने एमएसपी के ऊपर लिखित गारंटी देने का आश्वासन उन्हें इससे पहले ही बैठक में दे दिया था और मीडिया के माध्यम से भी हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने स्पष्ट कहा है कि हम लिखित आश्वासन एमएसपी के ऊपर किसान संगठनों को देने को तैयार हैं। उसके बाद आज की बैठक में किसान संगठन एक नया मसौदा लेकर के आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि साहब नहीं, अब तो ये कानून वापस लीजिए आप। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि इनके पीछे कौन है, क्या है, कैसे है। मुझे इस बात का कतई कोई समझाने की आवश्यकता नहीं, सब समझ रहे हैं। जब एमएसपी की चिंता है, देश का कृषि मंत्री सार्वजनिक मंच से ये कह रहा है कि मैं एमएसपी पे लिखित आश्वासन सरकार देने को तैयार है, फिर उसके बाद आखिर कौन है इन सब के पीछे जो किसानों को बरगला रहा है। दूसरा, इस कानून में कहीं प्रावधान नहीं है। देश के प्रधानमंत्री एमएसपी को किसान बिल में ले आइए ना, एमएसपी को किसान बिल में लाइए ना। एमएसपी अलग चीज है, किसान बिल में लाइए ना। पढ़े लिखों की बात, किसान आदमी पहले जमाखोरी अपराध था, पहले जमाखोरी अपराध था। आज के समय में आप कितनी भी जमाखोरी करिए और उस जमाखोरी को करने के बाद में कुछ इसका लाभ कुछ ही चुनिंदा लोगों को प्राप्त होगा। चलिए मंडी से ज्यादा समाप्त कर रहे हैं। किसान ऐसा कुछ है, देश का अन्नदाता सड़क पर है और अपनी समस्याओं को लेकर के सड़क पर जूझ रहा है। सरकार से 3 दौर की वार्ता अभी तक हुई है और तीसरे दौर की वार्ता भी फिलहाल विफल रही है। अब 9 दिसंबर को सरकार ने एक बार फिर आमंत्रित किया है किसान नेताओं को और इस बीच 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो ये घटनाक्रम चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर के और सरकार जो 3 कृषि विधेयक लाई है उनका विरोध है। ये पूरा आंदोलन है। हमने इस विषय पर आज चर्चा की है, हम आगे भी इस विषय पर चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहेंगे और आज की इस डिबेट में भाग लेने के लिए श्री किशन गौतम जी का, रमेश कठेरिया जी का, दीप्ति सिंह जी का, साजिद अली जी का, विकास पांडे जी का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम फिर मिलेंगे एक नई चर्चा को लेकर के, नई डिबेट को लेकर के। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि। सभी को प्रणाम मेरा।